Welcome friends once again, and in the last session you have been explained about the entire features of the organic farming, vis-a-vis about the principles of organic farming and other aspects of the organic farming. Now my colleague Dr. Gauri would explain, as she was already explaining in fact in the last session, about the organic standards and their certification. So she will continue with the same topic, same aspect, and thereafter we will follow with the explanation of our program, the features of the program, the content of the program, that will be dealt in detail later on after finish of the certification of the organic standards. So I would request my colleague Dr. Gauri to please explain about the organic standards. थैंक यू डॉक्टर यादव। वेल, हम लोग ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड्स, जैसे मैंने बताया आपको पहले, स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफाइंड प्रोडक्शन मेथड, किस तरह से प्रोडक्शन करना चाहिए उसके बारे में कहता है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम होना चाहिए, देन इट कैन, द प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक। स्टैंडर्ड्स को जब हम लोग उसको रेगुलेट करते हैं, जबकि नॉर्म्स बनता है, जबकि रूल बनता है, तो उसको हम रेगुलेट करते हैं। अभी हिंदुस्तान में जो है रेगुलेशन जो है वो एक्सपोर्ट के लिए है। एंड जो भी किसान या कोई प्रोड्यूसर, व्हेन ही वांट्स टू एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इट हैज टू बी सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक and he has to follow the standards, then it can be certified and then it can export. कोई भी किसान जब उसको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, the farmer or the producer has to follow the national standards. नेशनल स्टैंडर्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है, जैसे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, प्रोसेसिंग। एज आई टोल्ड यू, द एंटायर प्रोसेस राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू टिल इट रीचेस द शेल्फ ऑन द मार्केट हैज द प्रोसेस ऑफ द स्टैंडर्ड्स हैव टू बी फॉलोड। पूरी स्टैंडर्ड्स जो है हर चेन में, द एंटायर चेन में फॉलो करना होगा, उसको कहते हैं नेशनल स्टैंडर्ड। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कन्वर्शन। जब कोई किसान, जब कोई फार्मर चेंज करना चाहेगा अपनी नॉर्मल मेथड से, जो कि केमिकल यूज से जो करता हुआ आया है, उसको अगर जब चेंज करना चाहेंगे ऑर्गेनिक मेथड में, उस ट्रांजिशन पीरियड को कहते हैं कन्वर्शन पीरियड। कन्वर्शन पीरियड का एक स्टैंडर्ड है, इसमें कहा जाता है कि मिनिमम 12 मंथ्स होना चाहिए। अगर वो फार्म जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा होता फॉर 3 इयर्स, अगर वो कोई जैसे रिमोट एरिया में, जैसे मैंने बताया पहले कि एनी रिमोट एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन और एनी रेनफोर्ड रीजन वेयर द फार्मर्स आर नॉट बीन यूजिंग ऑर्गेनिक, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक बट आफ्टर 12 मंथ्स। So 12 months is the minimum requirement. But in case of perennials, perennials मतलब जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जो कि केमिकली ट्रीट किया हुआ होता है, उसको 3 साल लगते हैं कन्वर्शन में फुल्ली ऑर्गेनिक। इस कन्वर्शन पीरियड में जो होता है, उस जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसको कहते हैं कन्वर्शन पीरियड। और अगर एनुअल्स हैं, उसको क्या, उसके लिए फ्रॉम 2 इयर्स होता है आफ्टर सोइंग, मतलब प्लो करने और सोइंग करने के बाद उसकी 2 साल होता है, तब कन्वर्शन पीरियड रिक्वायरमेंट होती है। सो दीज आर द वेरियस वेज बाय विच फॉर वेरियस क्रॉप्स द कन्वर्शन पीरियड हैज बीन वर्कड आउट। एंड अगर बाय डिफॉल्ट भी हो तभी भी 12 मंथ्स की जरूरत होती है। ये कन्वर्शन पीरियड है। दूसरी है, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तीसरा है पेस्ट मैनेजमेंट, और उसको प्रोटेक्शन भी कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ये जितने भी एक्टिविटीज हैं राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन, कल्टीवेशन टिल इट रीचेस द शेल्फ, द एंटायर चेन हैज टू फॉलो सर्टन रूल्स, सर्टन नॉर्म्स, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। जब ये रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और कन्वर्शन पीरियड को फॉलो करते हैं, तब फाइनल प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक की दर्जा दिया जाता है। इट कैन बी डेजिग्नेटेड एज ऑर्गेनिक। वंस इट इज डेजिग्नेटेड, वंस इट इज सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक, देन द ऑर्गेनिक लोगो कैन बी यूज्ड। टिल देन ऑर्गेनिक लोगो कैन नॉट बी यूज्ड। जैसे मैंने पहले बोला है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रमोट करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट, कितना अमाउंट यूज कर सकते हैं, इस स्टैंडर्ड में लिखा होता है।
मिनरल वेट फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स अलाउड नहीं है, लेकिन मिनरल्स which are available in natural form like rock sulphate can be used in case where there is a deficiency of phosphorus. नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जैसे DAP हुआ, यूरिया हुआ, ये सब की यूज बैंड है। प्लांट प्रोटेक्शन में सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स जैसे मैंने पहले भी बोला है नॉट अलाउड। प्रिवेंशन ज्यादा हम लोग प्रमोट करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। बोटानिकल पेस्टिसाइड्स कैन बी यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायोपेस्टिसाइड ये नया वर्ड यूज होता है जो बायोपेस्टिसाइड मार्केट में आया है। बायोपेस्टिसाइड आर अवेलेबल इन द मार्केट। वो माइक्रोबियल इन नेचर होता है, बहुत सारे माइक्रोब से बना होता है इसलिए माइक्रोबियल इन नेचर होता है, या फंगस से बना होता है। जो मैंने जैसे कहा कि हर फंगस harmful नहीं होता है। Some fungus are antagonistics, so they are used as biopesticides or release of predators and biocontrols. So ये तीनों जो चीज अवेलेबल है मार्केट में ये यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। उसी तरह एनिमल हस्बेंड्री के बारे में मैंने बताया था पहले भी आपको कि फिजिकल एंड इथोलॉजिकल नीड्स ऑफ द फार्म एनिमल्स को केयर करना पड़ता है। लोकल ब्रीड्स प्रेफर किया जाता है क्योंकि लोकल ब्रीड्स जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में वो इट कैन विथस्टैंड, whereas any hybrids which are taken, they take their requirements are different. इसीलिए लोकल ब्रीड्स को प्रेफर करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। गुड हेल्थ की केयर करते हैं फार्मर एनिमल्स का। एनिमल फ्रेंडली रेयरिंग विथ सफिशिएंट फ्री मूवमेंट्स। जो रेयरिंग जो एनिमल्स को हम लोग जो मेंटेन करते हैं फार्म में उसको रेयरिंग करते हैं, सफिशिएंट फ्री मूवमेंट्स। बहुत सारे एनिमल्स को थोड़ी जगह में बांध के रखना ये सब अलाउड नहीं है। ऑर्गेनिक फीड ही देना पड़ता है to the animals. No use of preventive antibiotics. कोई एंटीबायोटिक्स और वेटरनरी और ग्रोथ प्रोमोटर्स एनिमल्स में यूज करने के लिए मना होता है, इसमें प्रिवेंशन होती है। कन्वर्शन पीरियड मैंने आपको पहले ही बताया है। नाउ कंटामिनेशन कंट्रोल, कैसे कंटामिनेशन को कंट्रोल किया जाता है। बफर जोन, अगर कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं और बगल में ही अगर कोई किसान जो नॉर्मल मेथड ऑफ केमिकल मेथड ऑफ फार्मिंग करते हो तो हाउ ही कैन बी प्रिफर्ड। अगर देयर इज नो बैरियर बिटवीन द ऑर्गेनिक farm and the chemical farming, then what will happen? The drift जब स्प्रे करते हैं कोई पेस्टिसाइड वो ऑर्गेनिक फार्म में आ सकता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता भी रहेगा लेकिन उसकी जो प्रोड्यूस में केमिकल्स की मात्रा आ जाती है जिससे कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकता है एज ऑर्गेनिक। इसीलिए एक बफर जोन की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में है। बफर जोन मतलब दोनों को सेपरेट करे और दोनों जो बफर जोन है 10 मीटर्स तक की आप ले सकते हैं। एंड ये बफर जोन में इज नॉट नेसेसरी कि खाली जगह छोड़ा जाए, इसमें कोई प्लांट या कोई क्रॉप डालिए, दैट पार्ट ऑफ इट कैन नॉट बी claimed as organic, but this helps in prevention of drift of chemicals from a conventional farm. So Dr. Gauri, I think this buffer zone will act like a barrier. Barrier, yes, exactly. So it it's will, a physical barrier. Physical barrier. It will protect against any kind of air movement or drift or like that. Right, of chemicals which are being used in other normal farming methods. Recycling by plants, leaves, stem, husk, weeds for composting. जितने भी जो unused मटेरियल मिलता है जो फार्म में होती है उसको सब रिसाइकलिंग करके मैन्यूर फॉर्मेशन में या कंपोस्ट फॉर्मेशन में प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, जिससे कि वहां की कंटामिनेशन जो है वन ऑफ द फैक्टर्स विच कैन हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। बर्निंग ऑफ प्रोडक्ट्स और पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिनाइल, जो भी हम जो पॉलीथीन यूज करते हैं आजकल हर चीज के लिए पॉलीथीन बैग्स यूज करते हैं, उसको जला देते हैं किसान सब जगह इकट्ठा करके, जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो है वो पोल्यूशन होती है। इसीलिए ये सब बर्निंग ऑफ दिस सच मटेरियल्स आर प्रोहिबिटेड, आर नॉट अलाउड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। हेवी मेटल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स भी अलाउड नहीं है। बहुत सारे हेवी मेटल्स जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को अगर हम यूज बनाएं कंपोस्ट और उसको इस्तेमाल करें ऑर्गेनिक मैन्यूर एज ऑर्गेनिक मैन्यूर, तब वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट में बहुत सारे हेवी मेटल्स भी होते हैं विच हानिकारी होते हैं प्लांट्स के लिए, विच आर वेरी हार्मफुल टू द प्लांट्स। सो दैट इज वाई accumulation of heavy metals and other pollution is also not allowed. Use of polychloride based products are not allowed. जो भी
बिकॉज वो जो सॉइल की कंडीशन है वो देर विल बी अ चेंज अल्कलाइन टू acidic and so on. So that is why polychloride based products are not allowed in organic farming. वाटर कंजर्वेशन में है, बर्निंग शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जगह में जूम कल्टीवेशन होता है, वहां पर बर्न करके फिर दूसरी जगह जाते हैं किसान. सो बर्निंग शुड बी अवॉइडेड. बर्निंग शुड बी अवॉइडेड इन द फार्म. डॉक्टर गौरी, मैं एक जगह और रोकूंगा. जैसे हमारे पंजाब और हरियाणा में जो किसान होते हैं वो गेहूं के हार्वेस्ट के बाद या राइस के हार्वेस्ट के बाद भी स्टबल्स को जला देते हैं, तो ये एडवाइजेबल है कि प्रोहिबिटेड है? क्या ये प्रोहिबिटेड है. इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. मेन्यूर फार्मर को एक अलग एंड प्रोडक्ट आएगी अगर उसको मेन्यूर फॉर्म में चेंज करे और उसको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बर्निंग. बर्निंग करने से तो कोई फायदा नहीं है. वैसे तो माइक्रोब्स भी इफेक्ट करेंगे एंड सेकंड थिंग है ही इज नॉट गेटिंग अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट. सो आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ द प्रैक्टिस इन यूजिंग दोज थिंग्स in preparing the manure. तो बर्निंग नहीं करना है. बर्निंग नहीं करना चाहिए. बर्निंग को अवॉइड करना चाहिए. इस जो पुरानी मेथड है इट शुड बी अवॉइडेड. सैलिनेशन ऑफ सॉइल, अगर बहुत ज्यादा सॉल्ट्स जाते हैं सॉइल में देन इट क्रिएट्स एंड देयर इज अ पीएच बैलेंस जो इसको कहा जाता है वो डिस्टर्ब होता है, इसीलिए सैलिनेशन इज अवॉइडेड. एक्सेस यूज ऑफ वाटर ऑल्सो शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट हैज ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट. प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग, हैंडलिंग जो होता है उसको भी हम लोग एक रूल बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड बनी हुई है, उसी की तरह करना है. सेग्रीगेशन फ्रॉम कन्वेंशनल, जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बनता है, जो ऑर्गेनिक क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं उसको नॉर्मल क्रॉप से अलग रखना है. बिकॉज अगर सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो दोनों मिला देंगे तो ऑर्गेनिक की इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है. इसीलिए सेग्रीगेशन फ्रॉम कन्वेंशनल प्रोसेसिंग. उसी तरह जब प्रोसेस करते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग मेथड यूज करते हैं, कोई डीग्रेनिंग और बाय एनी प्रोसेसिंग और डीहस्किंग, दैट ऑल्सो शुड बी सेपरेटेड. प्रोसेसिंग यूनिट शुड बी ISO सर्टिफाइड. अगर क्वालिटी प्रोडक्ट हम मार्केट में लाना चाहते हैं, आजकल का मंत्र है क्वालिटी, बिकॉज हम सभी लोग थोड़े पैसे ज्यादा देके क्वालिटी साफ सुथरा प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं. इसीलिए जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं वो ISO रिक्वायरमेंट होते हैं, क्योंकि क्वालिटी के लिए ये रिक्वायरमेंट है एज पर द नॉर्म्स. सेपरेट प्रोविजन ड्यूरिंग हैंडलिंग, जहां हैंडल करते हैं, जहां स्टोरेज करते हैं, वहां भी हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को सेपरेट रखना चाहिए, वेदर इट इज अ क्रॉप और इट इज ए प्रोसेस्ड प्रोडक्ट और वॉट एवर इट इज. कॉमन फैसिलिटीज, क्योंकि फार्मर्स के पास ये सब फैसिलिटीज नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं, प्रमोट करते हैं ग्रुप, क्लस्टर्स, क्लस्टर फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मिंग, ग्रोवर ग्रुप्स कहते हैं, जो कि एक कॉमन फैसिलिटी करके वहां पर वो लोग स्टोर कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग कर सकते हैं ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, प्रोसेसिंग कर सकते हैं. इस तरह पैकेजिंग, जब हम पैक करते हैं प्रोडक्ट्स को उस समय पॉलिथीन में इतनी पूरी मेहनत करता है किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉर्म्स करके, फाइनली अगर उसको पॉलिथीन में डाल देते हैं तब तो ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी चली गई. इसलिए वेस्ट मटेरियल वेस्ट जनरेटिंग पैकेजिंग शुड बी यूज्ड. ये प्रिंसिपल है कि ऐसी मटेरियल, कागज के या कोई मटेरियल जो कि डीजनरेट करे, अगर हम उसको सॉइल में डाल दें, जैसे जूट का हुआ, कोई पेपर का हुआ, उसका जूट में आजकल बहुत सारे इको फ्रेंडली मटेरियल मार्केट में है, बास्केट में है, ये सब यूज कर सकते हैं फॉर पैकेजिंग. एंड शुड बी इको फ्रेंडली, मतलब जो कि इट में गो बैक टू द सॉइल. पॉलिथीन में बर्न करने से भी वो सॉइल में नहीं जाता, बट इट पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर. लेबलिंग शुड बी एक्यूरेट ऑन द ऑर्गेनिक स्टेटस ऑफ द फार्म. अगर प्रोडक्ट्स कन्वर्शन पीरियड में है तो कन्वर्शन अंडर कन्वर्शन लिखते हैं. अगर फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेटस मिलता है तो इट शुड बी रिटन एज ऑर्गेनिक एंड द फार्मर और द प्रोड्यूसर कैन यूज द नेशनल लोगो, इंडिया ऑर्गेनिक लोगो, एंड शुड बी हैंडल सेपरेटली. उसको अगर कोई ट्रक में या किसी अदर वेज में जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स and conventional products should be separately handled. So these are the minimum requirements. Later in the course we will teach you how to follow these standards, but these are the bare minimum requirements. जब कोई organic farming practice करना चाहते हो, organic processing करना चाहते हो या organic packaging करना चाहते हो, क्योंकि ये तीनों अलग अलग एक्टिविटी है, ये तीनों अलग कैटेगरी के लोग यूज कर सकते हैं. क्योंकि फार्मर कल्टीवेशन करेंगे, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करेंगे एंड हैंडलर और ट्रेडर जो है वो
पैकेजिंग करके बेचेंगे. सो एंटायर चेन, उसको कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी. द एंटायर चेन हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड्स. एंड जो कि इट हेल्प्स इन सर्टिफिकेशन, इट हेल्प्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज ऑर्गेनिक. Yes. So this is about standards. अब मैं आपको थोड़ी सी चीज बताऊंगी कि अबाउट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, कैसे इस प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक का दर्जा दिया जा सकता है. क्योंकि जो अगर हम फार्मर ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन somebody has to assure, दूसरे कोई आदमी, तीसरा आदमी आके बोले कि ये ऑर्गेनिक है, तभी तो वो ऑर्गेनिक कहलाता है. इसलिए एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, which ensures that the product is organic. What is inspection? Inspection term बहुत बड़ा, बहुत किसान सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली प्रोसेस है. It's nothing. On-site visit to verify that the performance of an operation is in accordance with specific standard. जब फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, उस स्टैंडर्ड को, उस प्रोसीजर को वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वेरिफिकेशन के लिए जब कोई तीसरा पर्सन जाते हैं, एनी थर्ड पर्सन गोस, दिस इज नोन एज इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन को अलग वर्ड भी यूज करते हैं कभी कभी, उसको कहते हैं ऑडिट. You want to ask something, Dr.? No, tell me that how many agencies are there at present in the country? Okay. Which are accredited rather, Okay. and they are certifying the organic produce in the country. Okay. Just before that, I would just like to tell you about verification जो होती है. This is not only to the crop. The verification is done for process at the processing stage as well as the trading stage. The entire chain is verified by a third party, and this assessment is done and it is being given to the farmer in the form of a document. And that document is presented in the form of a report to the farmer, and a certificate is given. And inspection at all levels, inspection और verification all levels में होता है. जैसे मैंने बोला है, पूरा चेन को उसको इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है to the farmer or the processor or the trader that your product is organic. So what is certification? It is a process by which a third party, कोई तीसरा आदमी आपको बोलना चाहिए he is organic, because अपने से अगर self claimed होता है तब तो it's a benefit of doubt whether it is organic or not, because externally morphologically organic product कोई अलग नहीं होता है normal product से. इसलिए verification को इंस्पेक्शन कहते हैं. और कोई थर्ड पार्टी अगर उसको सर्टिफाई करता है इट इज ऑर्गेनिक, देन विद दैट वेरीफाइंग दैट द फार्मर इज फॉलोइंग, द प्रोड्यूसर इज फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड, देन दे गिव्स अ सर्टिफिकेट. व्हाई सर्टिफिकेट यू रिक्वायर्ड? बिकॉज इट इज अ मार्केट टूल. हम कोई मार्केट में कोई चीज जाते हैं खरीदने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, लेकिन हम वही प्रोडक्ट को पिक करते हैं जो कि कोई अच्छी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, जो नीटली पैक्ड है, जो कोई सर्टिफाई करते हैं. जैसे ISI मार्क देके हम कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इट हैज एस्टैब्लिश्ड अ नेम, वी नो दैट दे फॉलो, दे गिव द प्रोडक्ट्स आर गुड, सो यू पिक अप सम गुड प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट. सिमिलरली इफ एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज सर्टिफाइड, कंज्यूमर को ये सेटिस्फैक्शन होता है, एश्योर होता है कि जो प्रोडक्ट जो है वो रियली ऑर्गेनिक. When is certification right for you? कब फार्मर को सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहिए? जब वो फुल्ली तैयार है, उसकी प्रोडक्ट फुल्ली ऑर्गेनिक है, और जब वो फुल्ली जो प्रोसेस को फॉलो करता है, देन ही शुड गो फॉर सर्टिफिकेशन, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट. हु सर्टिफाइज ऑर्गेनिक? नाउ डॉक्टर यादव, आपने पूछा था कौन सर्टिफाई कर सकता है. तो सर्टिफिकेशन के लिए व्हेन सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, हु कैन सर्टिफाई? सर्टिफिकेशन तो प्रोडक्शन रेडी होता है एंड प्रोडक्ट सेल में है तभी सर्टिफिकेशन की जरूरत होता है. ओनली द ऑथराइज्ड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन बॉडीज और सर्टिफिकेशन एजेंसीज कैन सर्टिफाई द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. हु आर द ऑथराइज्ड बॉडीज? इन टर्म्स हम कहते हैं एक्रेडिटेड बॉडीज. एक्रेडिटेड मीन्स ऑर्गेनाइजेशन विच authorizes the certification body to certify. So हर
हर बॉडी, हर ऑर्गेनाइजेशन इसको सर्टिफाई नहीं कर सकता है, इनको भी किसी स्टैंडर्ड के अनुसार कंप्लाई करनी पड़ती है, उसको कहते हैं ISO 65 स्टैंडर्ड। अगर उस स्टैंडर्ड को एनी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइज, देन दे कैन सर्टिफाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स At farmers level. एट एवरी लेवल, नॉट ओनली फार्मर्स लेवल, फार्मर लेवल को भी करते हैं, प्रोसेसिंग लेवल को भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ट्रेडिंग लेते हैं, एंटायर चेन को दिस सर्टिफिकेशन बॉडीज कैन सर्टिफाई। Why certification is required? Because the certified organic product fetches a good market, it fetches a good price, because सभी लोग they give a little more premium, 10 to 25% देते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए मार्केट में, एंड इट फेचेस ए गुड मार्केट वैल्यू, एंड सो इसीलिए सर्टिफिकेशन के लिए फार्मर को जाना चाहिए। प्रोड्यूसर कैन एक्सेस टू द मार्केट, अगर मेरा प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, फार्मर हैज अ सर्टिफिकेशन, देन ही कैन रीच द मार्केट, ही कैन गो टू द बिग मार्केट। अभी बहुत सारे रिटेल चेन्स आए हैं, रिटेल चेन्स को भी सर्टिफिकेशन की जरूरत है, गुड प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है। इफ सच सर्टिफिकेट्स आर विद द फार्मर, दे कैन गो टू द बिग रिटेल सेल्स, दे कैन सेल इट इन बल्क एंड सो ऑन। कैटेगरीज ऑफ सर्टिफिकेशन मैंने बोला है, जैसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कहते हैं, दैट इज अ फार्मर के लिए है, प्रोसेसिंग के लिए है, प्रोसेसर को सर्टिफिकेशन होती है। वाइल्ड प्रोडक्ट्स, बहुत सारे हमारे इंडिया में फॉरेस्ट एरिया है, जितने भी फॉरेस्ट में जो भी वाइल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी सर्टिफाई कर सकते हैं एज ऑर्गेनिक, बिकॉज वहां तो केमिकल्स रीच हुआ नहीं है, इसीलिए सच प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कैन बी सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक, उसको हम कैटेगरी देते हैं वाइल्ड प्रोडक्ट्स। उसी तरह फॉरेस्ट्री, एनिमल प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, सो दीज आर द कैटेगरीज। एक चीज और पूछना चाहूंगा हमारे श्रोताओं के लिए, ये वाइल्ड प्रोडक्ट में हनी और रेशम इस टाइप के प्रोडक्ट आएंगे, और कैसे प्रोडक्ट आते हैं? रीठा है, जामुन है, ये तो कल्टीवेट नहीं करते हैं, कोई फार्मर कल्टीवेट, तो ग्रो होती है अपने आप, जैसे वाइल्ड एरियाज में जितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे देश में, इट इज वेरी मच इन, हमारे तो देश तो बहुत रिच है मेडिसिनल प्लांट्स में। सो such products which are away from the contamination, जड़ी बूटियां हुई, जो कि there is a process by which they are certified, कुछ area, कुछ location and then the distance from the place of pollution, there are certain norms, उसके अनुसार these products, wild cultivation can be certified, wild products can be certified. The first step to go for certification, अगर मैं कोई किसान प्रोडक्ट को सर्टिफाई करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, सबसे पहली बात है उन लोग नेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। ये नेशनल स्टैंडर्ड है क्या? ये नेशनल स्टैंडर्ड कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये स्टैंडर्ड जो है इट इज अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। अगर आप एपीडा की वेबसाइट पर जाएंगे www.epida.com, एक आइकॉन मिलेगा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, उसको अगर हम क्लिक करते हैं वहां पर आपको नेशनल स्टैंडर्ड मिलेंगे। जो थर्ड चैप्टर है उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कहते हैं कि कैसे करना चाहिए ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। सेकंड पार्ट ये है, कोई भी फार्म प्रोड्यूसर व्हेन ही गोज फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, फर्स्ट थिंग करना चाहिए, ही हैज टू रजिस्टर अंडर ए सर्टिफिकेशन बॉडी। सर्टिफिकेशन बॉडी को अप्रोच करें और सर्टिफिकेशन बॉडी के अंडर में रजिस्टर करें, वो आके आपको मॉनिटर करेंगे द एंटायर प्रोसेस। थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज सर्टिफिकेशन बॉडी साल में 1 या 2 बार आते हैं, जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं उसको आके चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आपसे बात करते हैं, देन ताकि वो ट्रेसेबिलिटी हो कि किस तरह से फार्मर ने फॉलो किया है नेशनल स्टैंडर्ड। सो दीज आर द steps one has to follow if they want to go in for certification. अब आप पूछेंगे छोटे किसान को कहां से पैसा मिलेगा एक सर्टिफिकेशन को देने के लिए? इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम है ग्रुप सर्टिफिकेशन, जिसमें कि छोटे छोटे किसान, हमारे इंडिया में छोटा छोटा लैंड होल्डिंग भी है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो कि 1 एकड़ से भी कम है, आधा एकड़ से भी कम है, उन लोग सबको भी हम कवर कर सकते हैं अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बनाई है नोन एज ग्रुप सर्टिफिकेशन, कि उसमें भी कुछ रूल्स हैं, कायदे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, वन हैज टू फॉलो द नेशनल स्टैंडर्ड, बट कुछ रूल और कायदे हैं जिससे कि एक ग्रुप, द एंटायर ग्रुप of 500 to 600 farmers can be certified as organic under one entity.
उसके डिफरेंट तरीका है, वो हम लोग लेटर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये सब चीजें जो बता रहे हैं यहाँ पे सब हाँ। कोर्स में डिस्कस किया गया है, इसलिए और जब हमारे स्टूडेंट या किसान भाई जब इसको पढ़ेंगे तो उस सब के बारे में उनको जानकारियां मिलेंगी। और इतना कोई वो नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट, जैसा आपने बताया कि लो इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ आपने बताया। अब स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोतागण को काफी लाभ होगा, और आप कंटिन्यू करिए मैडम। सो दिस इज द वे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और बहुत सारे स्कीम्स हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, स्मॉल फार्मर्स एग्री कंसोर्शियम। वन हैज टू फाइंड दिस स्कीम्स, और अंडर दिस स्कीम्स जो हैं फार्मर्स के सर्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, ताकि फार्मर्स, जितने भी फार्मर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उनको कवर करें सर्टिफिकेशन में, ताकि उनकी प्रोड्यूस को ज्यादा पैसा मिले मार्केट में, और उनकी प्रोड्यूस जो है वो बड़े ट्रेडर्स और कोई भी लोग खरीद सकते हैं। अगर छोटे फार्मर्स मिलके एक फेडरेशन बनाए या क्या कोऑपरेटिव बनाए, तभी भी ये भी अच्छा होगा। हमारे देश में कोऑपरेटिव बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास। मिल्क की कोऑपरेटिव बहुत सक्सेसफुल रहा। तो उस तरह से अगर फार्मर्स जुड़ के बनाए, अभी लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरुआत है कोऑपरेटिव फार्मिंग की, हम प्रमोट करते हैं उसको, उससे बहुत फायदा होगा फार्मर्स। केवल ग्रुप सर्टिफिकेशन ही नहीं, मुझे लगता है कि अगर अपने प्रोड्यूस को छोटे कम प्रोड्यूस को अगर वो मार्केट में ले जाना चाहते हैं, तो एक बार इकट्ठा करके उस बल्क में उसको प्रोडक्शन को इकट्ठा करके और एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दूर कहीं भी ले जा करके सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानकारी दी आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, वो मैडम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा हाईलाइट करेंगी किस किस स्टेट में हैं स्पेसिफिकली, और वहाँ आप जा करके अप्रोच कर सकते हैं, और वहाँ से जो भी जानकारी है ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित, चाहे वो सर्टिफिकेशन के लिए हो या प्रोडक्शन के लिए हो या एनिमल के लिए हो, आप वहाँ से पूरी जानकारी पा सकते हैं। एपिडा की वेबसाइट है www.epida.com, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप हमको लिख सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा बहुत प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। The program which has been launched on 15th February 2008, the program is Certificate in Organic Farming, और इस प्रोग्राम में जो, जैसा मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया था कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ टू एजुकेट द फार्मर्स अबाउट प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एज वेल एज मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आप उस प्रोडक्ट को, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी जैसा हमारी डॉक्टर गौरी ने बताया, मैडम ने बताया कि ये केवल प्रोडक्शन ही नहीं है, बल्कि इसमें आपको सर्टिफिकेशन, मतलब सर्टिफिकेशन तक पहुंचना है, और यदि आप सर्टिफिकेशन तक पहुंचना चाहते हैं, यू हैव टू कंप्लाई सेवरल स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, एंड दोज स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर NPOP, दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो एपिडा के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। इसके तहत इन सारे कार्यक्रम, इन स्टैंडर्ड्स का जो है वो समायोजन किया गया है। तो ये जो प्रोग्राम बनाया गया है एपिडा के साथ, एक कोलैबोरेशन करके बनाया गया है, इसमें हम थोड़ा सा डॉक्टर गौरी से सुनना चाहते हैं कि जैसे जब शुरुआत हुआ था इस प्रोग्राम के लिए, तो बेसिक एम ये रखा गया था कि जो हमारे किसान हैं या जो एजेंसीज हैं जो एपिडा को अप्रोच करती हैं, दे वर लाइकिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स सर्टिफिकेशन। तो इस पर अगर कुछ लाइन आप बोलना चाहती हैं डॉक्टर गौरी, क्योंकि एपिडा का जो इंटेंशन था उस प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो थोड़ा सा हम सुनना चाहते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने अवेयरनेस तो बहुत क्रिएट किया है, जो कि बताने के लिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है और क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहिए किसान को। लेकिन बहुत हमने देखा कि बहुत सारे जगह में बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मिसअंडरस्टूड इन टर्म्स कि कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है। दूसरे ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, किसान क्यों फॉलो करे। तीसरी ये होती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में एक्चुअली क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल्स नहीं यूज करना, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग सोचते हैं। तो हमने सोचा कि बेटर इफ वी इंट्रोड्यूस डिप्लोमा कोर्स, ताकि सर्टिफिकेट कोर्स, ताकि लोग को पता चले कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या है, क्या सर्टिफिकेशन है और कैसा द एक्चुअल प्रोसेस होता है।
सेकेंडली द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे यूथ हैं जो कि दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड. अगर उनको ये पूरी प्रोसीजर्स एंड पूरी स्टैंडर्ड्स पता हो, दे कैन बिकम गुड इंस्पेक्टर्स. हमारे किसान बहुत सारी जगह में लिख और पढ़ नहीं सकते हैं, उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं. One more thing, if some educated students join this program, unemployed educated, then they can become a very good inspector. They become do it. So इससे क्या होता है, इस प्रोग्राम से, इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से स्किल्ड मैन पावर की हमारी डेवलपमेंट होती है, जिससे कि हर एक जगह हर एक किसान को हेल्प मिलेगा बाय some service provider, by these people who are educated, who pass this certificate. They can help them in converting into organic. They can help them in getting it certified. They can help, or they can themselves become inspectors, group managers. Yes. जो कि हम लोग ये सारे आपने बहुत अच्छा बोला मैडम. ये सारा टारगेट ग्रुप जो है इस प्रोग्राम के द्वारा एड्रेस करने की बात सोची गई है, और उसके उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रोग्राम को बनाया गया है. अब मैं थोड़ा सा प्रोग्राम मैडम बताता हूं लोगों को, जो हमारे ऑडियंस हैं उनको, कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिटेल, इसके बाद हम लोग फिर अपनी चर्चा जारी रखेंगे. द प्रोग्राम एम्फेसाइजेज ऑन 4 एस्पेक्ट्स, those 4 aspects are called courses of the program. So this program has 4 courses because it is a very preliminary program, and it has been designed for the benefit of the farmers. We know, as we have heard, one of our callers said that this program is in English, so most of our farmers are not knowing English. In fact, it is also available in Hindi, and we are going to translate in other regional languages also, just to benefit the farmers. And it's not that our farmers are not knowing anything. Farmers know everything about the agriculture, even they are better than the agricultural scientists. So just we have to tune their mind setup, and we have to tune their daily activities with respect to the organic certification and organic production. So this program has 4 courses, and the courses starts right from introduction and it goes to the marketing aspect of the program. In introduction, we have just made 3-4 units about the introductory part, and about the concept of organic, what was the history of organic farming. It is just a kind of theoretical. And in the second, and also in the first course, we have kept national and international norms for getting your product certified. For example, if any farmer wants to export his product, then he has to comply with the internationally accepted norms. And those norms, for example, Madam has said IFOM and this Codex Alimentarius, these 2 norms are considered as the internationally accepted norms. And also there are several other norms like European Union Council and our NPOP. These are also at par with the international norms. So something, a little orientation has been given about these norms in this first course. Second course deals with the organic production system. In that the course, we have kept units about how to design your farm, how to irrigate your crops, how to control the contamination of your farm, how to create buffer zone, what are the aspects of maintaining the livestock in an organic farm. And also we have kept some units about pest control, how to produce compost effectively for organic farming, how to apply compost effectively in organic farming, like that. And besides the theoretical aspect, we have kept number of practicals in this course, where a student will be taught about the production aspect of the vermicompost, production aspect of the compost, and also production of the different neem based formulations, different other plant extract based formulations, different other plant protecting inputs, and how you should go to apply on the agricultural land. So all these things have been dealt in the course number 2, that relates with the organic production system. The course 3rd is entirely devoted for the certification aspect, and that certification aspect have been including the portions regarding certification parameters, what are the agencies who are certifying the product,
how they certify, what is the procedure of conducting an inspection to an organic farming, how to train the farmers, because we need to train farmers in the organic aspect, organic certification aspects. As Madam said, that we need to educate farmers about the certification aspects so that their product can be ultimately certified as an organic product, so that they can sell their product at premium price, and also they can get the consumers' confidence. That is the most important aspect. Until and unless you are able to have the confidence of consumers, probably you will not be able to sell your product, and you have to sustain in that way. So the second and third course relates all these aspects about certificate, what is the certification logo, and also we have kept a number of exercises like you have to visit an organic farm, you have to interact with an organic farmer, and then you have to learn about the daily activities of an organic farmer, the kind of crops which can be grown under organic system, the kind of training you need to have for making your crops organically grown or sustained. So all these things. And in the last course we have, that is course number 4th, where we have kept about the units about the marketing and economical aspect of the organically produced food products. So this these 4 courses have been kept in the light of creating awareness among all the farmers, prospective students about the organic farming as a whole, and we would be very much wish that you enroll in our program sorry and also to have the idea about the generalized aspect of organic farming in general, and also in-depth knowledge about the certification aspect, economically selling your produce in the better market and getting better price. I think these are the points. Dr. Gauri has been associated with the program development right from the inception to the completion of the program. I think whatever I have dealt, if something has left, probably you would like to supplement, Madam. Well, this program has been made in a very compact, and it covers every aspect of the requirements for commercializing produce of the farmer. And I think every aspect is covered, and if one follows this, they will have a very good idea, and the person who goes really into organic will develop a passion for this. The consumers will have a passion for buying organic. The producer will have not only for the market he produces, but he will produce, I am sure, with a passion organic. Is a different thing one really feel when they go into organic. And I wish this course will be very successful. And so, and some more features about the program, that this program is open for the students who have passed 10+2 exam in any discipline, whether they are from agriculture, science or any discipline. Just to keep a benchmark, we have kept 10+2 passing standard. And also the program fee is 3,000 rupees, and if you need any kind of clarification about this program, please write to us, and our address is School of Agriculture, IGNOU, Maidangadi. You can write, you can get the information. Yes, please, from Ghaziabad. Hello. हाँ सर, बोलिए. मैडम, ये जो आप ऑर्गेनिक फार्म के बारे में बता रहे हैं, उसके लिए कोर्स करने के बावजूद वो कहाँ से आदमी चाहे तो संपर्क कर सकता है? अभी डॉक्टर यादव बता रहे थे कि इग्नू के वेबसाइट पे जाइए. वेबसाइट पे है कोई एप्लीकेशन? नहीं, वो पूछ रहे हैं कोर्स करने के बाद क्या करेंगे. कोर्स करने के बाद अगर फार्मर है तो फार्मर को कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, ये सब की आइडिया हो जाएगी. और कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है, दे कैन डेवलप द स्किल्स ऑफ इंस्पेक्शन, दे कैन डेवलप द स्किल्स ऑफ टीचिंग organic, and so they can help the farmers
in proper, they can guide the farmers to follow organic norms. They can join some inspection certification agency, क्योंकि हमारे देश में, इतने बड़े देश में सिर्फ हमारे पास 12 सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं. हमें और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर स्टेट में कम से कम एक सर्टिफिकेशन बॉडी हो. इसके ये कोर्स करने से इंस्पेक्टर्स भी बन सकते हैं, बहुत ग्रुप मैनेजर्स बन सकते हैं, काउंसलर्स बन सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है. मार्केट ट्रेनर्स बन सकते हैं, फैसिलिटेटर्स बन सकते हैं, और रिटेल चेन्स में भी नौकरियां मिल सकती हैं. जैसा कि आजकल रिटेल चेन्स वाले खोल रहे हैं, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें भी आपका अच्छा स्कोप रहेगा. और जितने भी प्रोग्राम और जितने भी एस्पेक्ट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डील किया गया है, इस सब का केवल एक ही कंसेप्ट था कि किसी अपने फार्मर्स को एजुकेट करना, प्लस इस प्रोग्राम के बारे में ओरिएंटेशन देना, और अपने स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के स्कोप के बारे में बताना. हमारा जो प्रोग्राम है ये जुलाई से शुरू होगा, जुलाई 2008 से, और प्रोग्राम तैयार हो गया है. प्रोग्राम का ट्रांसलेशन जारी है, हिंदी में और तमाम रीजनल लैंग्वेजेस में किए जाएंगे. और जितने भी, जैसा कि जानते हैं आप कि हमारा प्रोग्राम जो डिलीवरी मैकेनिज्म है इसका, थोड़ा सा मैडम हम इसके बारे में बताना चाहेंगे. हाउ द प्रोग्राम विल बी टॉट टू द स्टूडेंट्स. जैसा आप जानते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है, डिलीवरी करती है थ्रू एस्टैब्लिशिंग प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स. तो हम लोग प्रोग्राम स्टडी सेंटर बनाएंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हुआ, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हुई, और एनजीओज हुए, कुछ जो एनजीओज होते प्रोग्रेसिव टाइप के, जिसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम चल रहा हो. उसके लिए हमारा एक स्टैंडर्ड्स है, और उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर वो मीट करता है ऑर्गेनाइजेशन और वो एग्री करते हैं, तो हम उनको प्रोग्राम स्टडी सेंटर के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं. हमारे रीजनल डायरेक्टर्स जितने भी हैं, सब जो है इसमें मेन ऑफिशिएटिंग अथॉरिटी होते हैं, वही लोग उस सेंटर का विजिट करके वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करते हैं, और उसको ऑथेंटिकेट करके प्रोग्राम स्टडी सेंटर के लिए रिकमेंड करते हैं. तो स्टूडेंट्स से हमारी यही दरख्वास्त रहेगी, और जितने भी ऑडियंस हैं इस हमारे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के, उनसे यही दरख्वास्त है कि लोगों के बारे में प्रचार प्रसार करें, और हमारे प्रोग्राम में एनरोलमेंट के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें. और ये प्रोग्राम ऐसा है कि आजकल के समय में, जहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग पे गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी एम्फेसिस दिया जा रहा है, हर लेवल पे एम्फेसिस दिया जा रहा है, एंड इफेक्टिव है भी, जैसा कि हमारे डॉक्टर गौरी मैडम ने बताया. तो उस हिसाब से हम अब सोचते हैं कि ये प्रोग्राम एक राइट टाइम पे आया है, और शायद आपको बेनिफिट हो. तो इसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर को लिखें, इग्नू को लिखें, और हम लोग तत्परता से आपके सवालों का जवाब देंगे. इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद कहूँगा, जितने भी रीजनल सेंटर पे हैं हमारे रीजनल डायरेक्टर्स को धन्यवाद कहूँगा, हमारे सारे स्टूडियो में जितने लोग हैं, और अपने स्पेशल गेस्ट को डॉक्टर गौरी को धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने इतना एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स का. धन्यवाद. थैंक यू.